वेलकम टू नर्सिंग बूट कैम्प। आई एम योर एजुकेटर भावना पवार मैम। आज हम बात कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन एस्थमा एंड सीओपीडी। एस्थमा का जो टॉपिक है हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है, एंड सीओपीडी मतलब क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़, इसे भी हम इसके एस्थमा के पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो जा करके प्लीज़ चैनल पर देखिए और सब्सक्राइब भी करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करिए। और अगर आपके इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है, नर्सिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी टॉपिक है आप पढ़ना चाहते हैं तो उसे भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो को। तो फर्स्टली हम लोग किस में कंफ्यूज होते हैं कि एस्थमा और सीओपीडी जो होता है दोनों के हमें जो प्रोग्रेशन होता है सेम टू सेम दिखाई देता है। ब्रोंकियोल जो है उसमें प्रॉब्लम आ रही है ना, कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, इन्फ्लेम्ड हो जा रहे हैं, उसके अंदर म्यूकस फंस जा रहा है ना, म्यूकस ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है वहाँ पर। अब म्यूकस ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है तो एल्वेलाई में क्या हो रहा है, एल्वेलाई में भी ट्रैप हो जा रहा है। तो उससे क्या हो रही है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रॉपर जो है इंगेज और एक्सचेंज बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। ठीक है, यही प्रॉब्लम हमको एस्थमा में भी देखने को मिलती है, यही प्रॉब्लम हमें सीओपीडी में भी देखने को मिलती है। अब एस्थमा में हमें अगर हम एनाटॉमिकली देखें तो मेन प्रॉब्लम कहाँ मिलती है, ब्रोंक्यूल्स के अंदर। जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो ज़्यादातर आपको इन्फ्लेम्ड होते हुए दिखाई देंगे, और इन्फ्लेम्ड होने के बाद में वहाँ पर क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है किसका, ब्रोंक्यूल्स का, और उसकी वजह से म्यूकस का सिक्रेशन भी जो है वो हाई अमाउंट में आपको देखने को मिलता है। अब वहीं सीओपीडी को अगर हम देखेंगे तो सीओपीडी में धीरे धीरे करके ये प्रोसीजर आगे बढ़ती है ना। पहले ब्रोंक्यूल जो होते हैं वो डैमेज होते हैं, उसके बाद में एल्वेलाई डैमेज होते हैं। एल्वेलाई डैमेज होके क्या होता है, उसका जो शेप और साइज़ है वो डिफरेंशिएट हो जाता है, मतलब नॉर्मल से बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से जितने अमाउंट में ऑक्सीजन आती है उतने अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकल पाती। तो एस्थमा एंड सीओपीडी के बारे में हमें यहाँ पे एनाटॉमिकली समझ में आ गया। अब हम क्या देखने जा रहे हैं कि इसमें और क्या क्या डिफरेंशिएशन होता है। तो फर्स्टली हम यहाँ पर क्या देखेंगे, ठीक है, तो फर्स्टली हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि एस्थमा क्या है, रिवर्सिबल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। एस्थमा की जो कंडीशन होती है ये रिवर्सिबल होती है, ये आप याद रखेंगे, रिवर्सिबल होती है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है हमें हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं कि कौन सी डिसीज़ कंडीशन है जो रिवर्सिबल होती है। उसमें ऑप्शंस रहेंगे आपके पास में, एस्थमा, सीओपीडी, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकेक्टाइटिस। तो आपको क्या सही बताना है, एस्थमा। एस्थमा की जो कंडीशन है वो रिवर्सिबल रहती है, आप ब्रोंकोडायलेटर्स का यूज़ करके उसको रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ब्रोंकोडायलेटर क्या करती है, उसको इफेक्ट करती है, ठीक है। अब सीओपीडी में देखते हैं। सीओपीडी क्या होती है, एक प्रोग्रेसिव डिसीज़ होती है और इरिवर्सिबल डैमेज करती है, मतलब कि अगर एक बार डैमेज होना स्टार्ट हो गया तो उसको रिवर्स कर पाना, मतलब कि ठीक कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो हमको क्या याद रखना है, सीओपीडी क्या है, प्रोग्रेसिव डिसीज़, मतलब कि धीरे धीरे करते हुए जो पेशेंट है उसकी हालत को और बुरे करते जाएगी, और इरिवर्सिबल डिसीज़ मतलब कि इसको हम पहले जैसा बिल्कुल भी ठीक नहीं कर सकते, ठीक है, या बहुत ही मुश्किल से कर पाएंगे। तो इतना आपको फर्स्ट टॉपिक याद रखना है एस्थमा और सीओपीडी के बीच में। सेकंड क्या देख रहे हैं, डिफरेंस, ट्रिगर्ड बाय एलर्जेंस, एक्सरसाइज एंड स्ट्रेस। अब एस्थमा क्यों होता है, एस्थमा के सिम्टम्स में हमने कॉजेस में हमने पढ़ा है कि एलर्जेंस की वजह से होता है, डस्ट की वजह से होता है, पॉलन की वजह से होता है, किसी ऐसी स्मेल की वजह से, कोई केमिकल स्मेल आ रही है तो उसकी वजह से पेशेंट जो है उसका एस्थमा ट्रिगर हो जाता है। इसके साथ में एक्सरसाइज, अगर हैवी एक्सरसाइज कर ली, भाग दौड़ ज़्यादा हो गई है, पेशेंट की सांसें फूलने लग जाती है, स्ट्रेस की वजह से पेशेंट ज़्यादा स्ट्रेस लेने लग जाता है, तो भी क्या होता है, एस्थमा ट्रिगर होता है। अब सीओपीडी कब ट्रिगर होता है, सीओपीडी को हमने मेनली कॉज क्या देखा था, स्मोकिंग। ऐसा पेशेंट जो बहुत ही लॉन्ग टर्म से स्मोकिंग कर रहा है तो उसका जो एयरवे है, ब्रोंक्यूल्स है ना, वो डैमेज होना स्टार्ट होंगे, ब्रोंक्यूल्स डैमेज होंगे, देन एल्वेलाई डैमेज होगा, मतलब कि उसके पास टाइम पीरियड होता है अपनी कंडीशन को समझने के लिए, है ना। पर फिर भी अगर कोई पेशेंट 15 से 20 साल से रेगुलर अगर स्मोकिंग कर रहा है तो आप समझिए उसका लंग कितना डैमेज हो चुका होगा। अगर वो अचानक से एक दिन स्मोकिंग करना बंद कर दे, फिर भी वो जो 15-20 साल की स्मोकिंग है वो इस कंडीशन को वर्स में ले करके जा ही सकती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या देख रहे हैं हम लोग, एस्थमा में कंडीशन यूजुअली डेवलप्स इन चाइल्डहुड। जैसे हम बात कर रहे हैं कि ये चाइल्डहुड में अर्ली डिटेक्ट हो जाती है। कैसे डिटेक्ट हो जाती है, पेशेंट को अगर किसी भी टाइप की डस्ट से एलर्जी होगी, पॉलन से एलर्जी होगी, हैवी एक्सरसाइज करने पे एलर्जी होगी, तो बचपन में ही जब बच्चा भाग दौड़ कर रहा है ना, किसी धूल डस्ट वाले माहौल में ज़्यादा रह रहा है, तो उसको एस्थमा के अटैक आने लग जाएंगे, उसके जो ब्रोंक्यूल्स है वो कॉन्स्ट्रक्ट हो जाएंगे और उसमें म्यूकस का प्रोडक्शन जो है देखने को मिलेगा, सांस लेने में बच्चे को तकलीफ होती है। तो तब जब वो डॉक्टर के पास चेकअप कराने के लिए जाते हैं तो डॉक्टर डिटेक्ट करते हैं कि पेशेंट को एस्थमा की कंडीशन है।
ठीक है। और सीओपीडी कब होता है? एडल्टहुड में, क्योंकि एडल्टहुड में पेशेंट ने स्मोकिंग करना चालू किया। मान लो 15 साल से अगर 25 साल तक के 10 साल भी क्या कर रहा है पेशेंट, स्मोकिंग करा है पेशेंट ने, ठीक है, और उसके बाद उसने बोला कि पिछले 5 सालों से मैंने स्मोकिंग नहीं करी, पेशेंट आपका 30 साल का है, तो उसकी वो कंडीशन जो है वो 10 साल तक के रेगुलर स्मोकिंग करने से, किसी भी टाइप के धुएं को इनहेल करने की वजह से हुआ है, क्योंकि वो उतने टाइम पीरियड में तो आपके लंग्स को ख़राब कर ही चुका था। ठीक है। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं हम लोग? एस्थमा में इंटरमिटेंट सिम्टम्स, मतलब कि धीरे धीरे आपको सिम्टम्स रहते हैं, छोटे छोटे सिम्टम दिखाई देंगे, मतलब कि आपको सांस लेने में तकलीफ होने लगेगी, ज़्यादा आप अगर तेज़ी से भागोगे दौड़ोगे तो आपको क्या है जो आपकी सांसें हैं उसमें तकलीफ होती है, साथ में आपको छींक आती है, आपको खांसी आती है ना, आपको फील होने लग जाता है कि उस इन्वायरमेंट से जहाँ पर आपको इस तरीके की धूल डस्ट लग रहा है या इस तरीके की एलर्जीज आपकी एक्टिवेट हो रही है, उससे अगर हम दूर हो जाए तो ये सारी चीज़ें होना बंद हो जाएगी। तो ये क्या इंटरमिटेंट सिम्टम्स, मतलब कि माइनर टाइप के सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं हम लोग? सीओपीडी के अंदर कैसे टाइम के सिम्टम्स हमको देखने को मिल सकते हैं? तो सीओपीडी में हमको क्रोनिक सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। क्रोनिक सिम्टम जैसे कि सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होना, चेस्ट टाइटनेस फील होना, साथ ही में पेशेंट को जब स्पूटम आता है तो स्पूटम के साथ में, मतलब जो बलगम निकलता है उसके साथ में ब्लड भी देखने को मिल सकता है ना। हैवी बलगम होगा, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में सांस लेने में तकलीफ भी पेशेंट को होगी, सर्दी फील होगी, खांसी फील होगी, चेस्ट में टाइट टाइट फील होने लग जाएगा। तो इस तरीके के सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, मतलब कि कैसे सिम्टम्स है? क्रोनिक सिम्टम्स, ठीक है, सीवियर सिम्टम्स है। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं हम लोग एस्थमा के अंदर? रिस्पॉन्स वेल टू ब्रोंकोडायलेटर्स। अब पेशेंट को हम ब्रोंकोडायलेटर्स देते हैं एस्थमा के, तो वो अच्छी तरीके से रिस्पॉन्स करता है, पेशेंट के ब्रोंक्यूल्स ओपन अप हो जाते हैं और उसमें से एयर जो है फिर से पास होना स्टार्ट कर देती है। बट सीओपीडी का जो पेशेंट है वो ब्रोंकोडायलेटर्स को उतने अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स नहीं करता, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है? उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है सीओपीडी के पेशेंट को ट्रीट करने के लिए, क्योंकि प्रोग्रेशन कहाँ तक के आ गया? एल्वेलाई तक के। अब एल्वेलाई के शेप और साइज़ को फिर से ठीक करना मुश्किल होता है वहाँ पर, इसीलिए सीओपीडी के पेशेंट में ब्रोंकोडायलेटर देते तो है बट उतने अच्छे से उसको अब्जॉर्ब नहीं करता और उसके ऊपर काम नहीं करता, मतलब काम करता है बट पुअरली, ठीक है। तो इतने हमको डिफरेंशिएशन यहाँ पे समझ में आ गए। इसके साथ में अगर हम एक और बात याद रखें कि एस्थमा जो होता है, एस्थमा ज़्यादातर कहाँ पर ट्रिगर होता है? नॉक्चुरल मतलब कि नाइट के टाइम पे ये एस्थमा अटैक पेशेंट को ज़्यादा आते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है, क्योंकि नाइट के टाइम में क्या है, ठंड का माहौल हो जाता है ना। तो जैसे ही आप कभी कभी सुबह उठते होंगे या रात को सोते टाइम भी क्या होता है, छींकें आती हैं, तो एस्थमा जो है नॉक्चुरल ज़्यादा देखने को मिलता है। और सीओपीडी के जो पेशेंट्स हैं ये हमको मॉर्निंग में ज़्यादा आते हुए दिखाई देते हैं। अगर आपने इमरजेंसी में कभी भी काम किया है तो आपने देखा होगा कि सीओपीडी के जो पेशेंट्स होते हैं, कभी ना कभी आपको 1 महीना 2 महीना के अंदर में आपके इमरजेंसी में पेशेंट ज़रूर आया होगा कि हमारे पेशेंट को सीओपीडी की कंडीशन है और इन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो हमें दिखाना है, ठीक है। तो ये अभी आपको याद रखना है। एंड जेनेटिक्स के ऊपर भी रहता है, जो एस्थमा की कंडीशन है ये जेनेटिकली भी पेशेंट को हो सकती है, तो जेनेटिकली आपके पास भी ये चल करके आ सकता है। तो यहाँ पर हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये क्या हो गया हमारा डिफरेंशिएशन बिटवीन एस्थमा एंड सीओपीडी। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। आपके जो भी क्वेश्चंस है मुझे कमेंट्स में आप ज़रूर बता सकते हैं, और अगर आपको कोई भी टॉपिक नर्सिंग से रिलेटेड पढ़ना है तो उसके बारे में भी मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Lights, camera, action.